कैसी कंपनी से शुरुआत करते हैं, मतलब पोटेंशियल तो लगता है लेकिन शेयर चल के फिर थक बहुत जल्दी जाता है। एनबीसीसी आज इसमें रफ्तार अच्छी है और पिछले 3 सत्र से ये शेयर ये चल रहा है। कुछ ऑर्डर्स की खबरें आई थी, आप जरा बताएंगे सर। नवरत्ना स्टेटस वाली कंपनी है, ऑर्डर बुक भी ठीक ठाक है, क्या आप सजेस्ट करेंगे इसके प्राइस को लेकर? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी और दोपहर में जो नमस्कार। जहाँ तक एनबीसीसी की सवाल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छी कंपनी है और ज्यादातर सरकारी ठेके इनको मिलते हैं क्योंकि जैसा आपने कहा नवरत्ना स्टेटस है, सरकारी कंपनी है, इसलिए सरकारी ठेकों में एक प्रेफरेंस रहता है। और सबसे अच्छी बात है जहाँ दूसरी दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की कंपनियां में डेट रहता है, ये लगभग डेट फ्री कंपनी है और कामकाज अच्छा कर रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे ही चलने लगती है ठंडी पड़ जाती है, कुछ भी दिनों की दिक्कतें हैं, जैसे वो कुछ प्रोजेक्ट्स इनके गले में दे दिए गए थे अम्रपाली वगैरह के, तो उस वजह से थोड़ा सा एक नेगेटिव इन्वायरमेंट बना रहता है। लेकिन मेरे हिसाब से कम 130 के टारगेट इसमें आने वाले 6 से 9 महीने में बिल्कुल आ सकते हैं। क्वालिटी कंपनी है, नो डाउट ऑन दैट। बाजार के उतार चढ़ाव को अगर नजरअंदाज किया जाए और 9 से 12 महीने का नजरिया रखा जाए तो 12 से 15% की बढ़त यहाँ से हो सकती है। ठीक है, 12 से 15% की बढ़त यहाँ से देखने को मिल सकती है। 130 रुपए के टारगेट लेके आप चल सकते हैं। राजेश जी, एक राय आपसे ना इंडिगो पर भी चाहिए। अब इंडिगो ऐसा लग रहा है कि नहीं, सुधार की प्रक्रिया में है ये। 4700 रुपये के नीचे गया, वहाँ से रिकवर करके देखिए 5000 रुपये के ऊपर आ गया है। आज तो निफ्टी का टॉप गेनर भी है, 2% की गेंस है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एक झटका बाकी है जो लगेगा इसके रिजल्ट के बाद, क्योंकि नंबर कमजोर आएंगे सबको है। लेकिन बाजार के देखिए दस्तूर है कि नहीं, एक ही खबर पे कई बार पिटाई भी करता है, कई बार रिवॉर्ड भी करता है। आप बताएंगे सर कि क्या रणनीति होनी चाहिए? जिनके मन में ये प्रश्न उठ रहा हो कि क्या इंटरग्लोब एविएशन अब खरीद लेना चाहिए, वो अभी खरीदे या कम से कम रिजल्ट तक का वेट कर लें। एक अपॉर्चुनिटी लॉस थोड़ा सा जरूर होने की आशंका है इसमें। फिर आपने सही कहा अभिषेक जी कि जब इसके नतीजे आएंगे तो एक बार जोर का झटका लगेगा मेरे हिसाब से। तो क्योंकि एक तो जो फ्लाइट्स इतनी कैंसिलेशन हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि रेवेन्यू पे तो सीधे सीधे फर्क पड़ेगा। दूसरे इन्हें जो रिफंड करना पड़ा और जो पायलट वगैरह की बढ़त के खर्चे आएंगे, करीब करीब 45 से 90 करोड़ रुपया पूरे सालाना आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये सब चीजों के कारण से नतीजों में दबाव बिल्कुल रहेगा। रेपुटेशनल डैमेज जो हुआ है वो तो अपनी जगह है ही, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में थोड़े ऑपरेशनल चैलेंजेस भी होंगे। जिस तरीका से सरकार ने कुछ परसेंटेज इनके फ्लाइट्स के भी घटाए हैं, तो ये सारी दिक्कतें आने वाले दिनों में बनी रहने वाली है, उसमें कोई दिक्कत डाउट नहीं है। दूसरे जिस तरीके से रुपए वगैरह में कमजोरी दिख रही है, आज 90 रुपए 60-62 पैसे तक गया हुआ रुपया, जो इनके क्रूड के प्राइसेस हों या बोइंग रेंटल्स, फ्लाइट रेंटल्स के भी जो देने पड़ते हैं, वो सब भी दिक्कत रहने वाली है। तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग की बात अलग है, क्योंकि इतना गिरा है तो बाउंस बैक आपको मिल रहा है। ट्रेडर्स की बात अलग है, वो अपना स्टॉप लॉस लेके काम करते हैं। बट निवेश के लिए इस वक्त थोड़ा सा रुकना चाहिए। अगर किन्हीं भी कारणों से 4400-4500 तक आता है तो वहां पे निवेश की एक अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। ओके, तो इंटरग्लोब एविएशन को लेकर राजेश जी की, लेकिन राजेश जी एक और स्टॉक है उस पर भी मैं आपसे ही राय चाहता हूं, केन्स टेक्नोलॉजीज का। आज शुरुआती कारोबार में थोड़ी खरीदारी भी दिख रही थी और पिछले 3 सत्रों में देखें तो 13-14% के आसपास की रिकवरी भी आ चुकी है, एक बड़ी गिरावट के बाद। 40-45% की गिरावट के बाद कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने लगी है। आपको भरोसा है कंपनी के गवर्नेंस पर, कंपनी की ग्रोथ पर? यहां से क्या करना चाहिए? जो फंडामेंटल्स देखकर इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर हैं, उनके लिए क्या राय है केन्स टेक्नोलॉजीज पे? विश्वमान जी, ये जो ईएमएस का स्पेस था ये पहले ही बहुत महंगा हो रखा था। हमने आपके साथ आपके प्लेटफॉर्म पे भी कई बार इस बात को उठाया था कि 3-3 डिजिट के पीई में ये टिकने वाले भाव नहीं थे। अब ट्रिगर कुछ भी रहा हो करेक्शन का, उस वजह से करेक्शन हमने देखा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू थे, अकाउंटिंग की कुछ प्रॉब्लम्स आई, बावजूद इसके कि मैनेजमेंट ने सफाई दी, बाजार कोई चिंताएं दूर नहीं हुई और लगातार गिरावट देखी गई।
मुझे अभी भी लगता है कि इसमें अभी भी और गिरावट बाकी है। इस वक्त नई खरीदारी की कोई सलाह नहीं रहेगी। आगे आने वाले दिनों में जब नतीजे आएंगे उसके बाद कोई कॉल लो तो बेहतर होगा। नई खरीदारी इस वक्त अवॉइड करने की बेहतर रहेगा। ओके, तो केन्स टेक्नोलॉजीज को लेकर ये राय आपकी तरफ से आ गई। सर, एक और स्टॉक्स है यहाँ पर, स्वाति जी, मैं आपकी राय चाहिए। ऑटो स्टॉक्स को लेकर आज काफ़ी गिरावट दिख रही है, और मेक्सिको की जो नया टैरिफ रिजीम है ऑन इंपोर्टेड गुड्स, ये भी काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट ऑटो स्टॉक्स पर डाल रही हैं। एमएनएम को लेकर आपकी राय चाहिए, और हीरो मोटो, आयशर्स, इन तमाम ऐसे स्टॉक्स पर क्या असर होगा? टेक्निकली कैसे दिख रहे हैं ये सारे स्टॉक्स? देखिए, शॉर्ट टर्म में दिक्कत आ सकती है मेक्सिको की तारीफ को लेकर के। दूसरे अगर आप देखें तो हम दिसंबर के 15 तारीख पे आज खड़े हैं, ईयर एंड है, और हमेशा हमने देखा है कि ऑटो जो प्लेयर्स होते हैं वो इस वक्त थोड़े डिस्काउंट वगैरह देते हैं, जिस वजह से हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी दुश्वारियां हो। लेकिन जिस तरीके के डोमेस्टिक नंबर आए इनके, फिर वो चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा के हो या दूसरी कंपनियों के हो, मुझे नहीं लगता कि लंबी अवधि के लिए कोई दिक्कत की बात है। खरीदारी की इस वक्त सलाह हो तो मैं समझता हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत अच्छा पड़ता है, क्योंकि न केवल आपको ऑटो का प्ले है बल्कि इवन रूरल का प्ले है ट्रैक्टर्स की वजह से। आप हुंडई पे नजर रख सकते हैं, जिसके पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्स है। एसयूवी मार्केट में अगर आप देखें तो क्रेटा मार्केट लीडर है। जिस तरह की कैपेसिटी एक्सपेंशन वो कर रहे हैं, और वो भी पूरे इंटरनल इक्विवल से, मुझे लगता है कि वहां पे एक बार ध्यान देना चाहिए। टू व्हीलर स्टॉक्स में बजाज ऑटो की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, नए लॉन्चेस जो कर रहे हैं उसे भी ध्यान में रखा जा सकता है। इवन ईवी मार्केट या ऑटो, जो थ्री व्हीलर ऑटो मैं कहूंगा, वो भी बहुत अच्छी तरीके से डिमांड में है। तो ये कुछ स्टॉक्स है चुनिंदा जहां नजर रखी जा सकती है, और इस गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेनी चाहिए। और जहां तक मेक्सिको की बात है, मैं आज न्यूज फ्लैशेस देख रहा था कि कुछ बातचीत चल रही है सरकारों के बीच में, कुछ टैरिफ के रिडक्शन करने की। तो देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है एक्यूमुलेट करने के लिए, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए। पीवीआर के बारे में बताइए, क्या निवेश लायक ये शेयर है ये? देखिए, जहां तक मूवी समझाया पीवीआर के बारे में, तो अगर आप पीवीआर की बात करो एग्जैक्टली, तो भारत का सबसे बड़ा एग्जीबिटर है। 1767 स्क्रीन थी इनकी 111 सिटीज में, सितंबर के जो नतीजे आए थे उस समय। और मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा था कि 100 नए स्क्रीन जोड़ेंगे FY26 में, जिसमें 60 ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, 40 मार्च तक नए जुड़ जाएंगे। दूसरी तिमाही के नतीजे बेहतर आए थे पिछले 5 साल के बनिस्पत अगर देखें तो, जहां फुटफॉल लगातार गिरावट देखी गई थी। कारण कई रहे, जैसे कि अच्छी मूवी, बड़ी मूवी सयारा, कूली, वार 2 वगैरह आई, जिससे फुटफॉल्स में बढ़त देखी गई। हालांकि एफएनबी में जो रेवेन्यू आया वहां थोड़े दबाव देखे गए थे। अब कंपनी जो स्क्रीन बढ़ा रही है वो छोटे शहरों में ज्यादा पुश कर रही है, क्योंकि वहाँ रेंटल्स हैं, और जिस वजह से इनके खर्चे कम आएंगे। टिकट प्राइसेस भी 200 रुपए के अंदर की रखने की बातचीत कर रही है। इस वक्त जो दबाव आ रहा है वो बेसिकली ट्यूसडेज को जो इनके सस्ते टिकट होते हैं उस वजह से मार्जिन्स में थोड़ा सा प्रेशर पड़ा हुआ है। लेकिन जो लाइनअप अभी विनी भी बता रही थी, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि कम से कम 1-2 क्वार्टर्स तो इस स्टॉक को देखना चाहिए। यहाँ से कम 10% की बढ़त दिखती है। 5 साल से इस स्टॉक ने कुछ करके नहीं दिया, बावजूद इसके कि इंडेक्स कहाँ का कहाँ चला गया 5 साल में। लेकिन अब मुझे लगता है थोड़ा टर्न अराउंड हो रहा है। तो ये कुछ राय धुरंधर को लेकर भी है और साथ साथ पीवीआर को लेकर भी, लेकिन इस बीच गोल्ड को लेकर कि करना क्या चाहिए? राजेश जी, आपका व्यू वोडाफोन आइडिया को लेकर? अब ये खबरें पॉजिटिव आ रही हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ पीयर टू पीयर अगर हम बिजनेस कंपेयर करें तब तो बहुत लगाड़ है वोडाफोन आइडिया। वो देखे तो फिर पैसे को नहीं डालेगा। देखिए अभिषेक जी, सही कहा आपने कि अगर कुछ खबरें आती हैं तो पॉजिटिव होगी, लेकिन आप ये सोचो कि इस खबरें की हवा बना करके 6 रुपये से स्टॉक 12 रुपये तक जा चुका है। तो अगर खबरें भी आती हैं पॉजिटिव, तो मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी डिस्काउंटेड है प्राइस में। ऑपरेशंस की बात की जाए, जैसे आपने कहा, सब्सक्राइबर नंबर सबसे कम है पूरे इंडस्ट्री में, आरपूज सबसे कम है पूरे इंडस्ट्री में। 5G, अभी इनके जो केपेक्स प्लान है उसके लिए रुपए उठाने
है इनको, अगर जिस तरीके का डेट इनके पास खड़ा है कि एजीआर में थोड़ी राहत भी आती है, तो ये डेट तो अपनी जगह खड़ा है, दूसरी डेट, तो वहाँ और नए कैपेक्स के लिए और नए डेट उठाना एक दिक्कत की बात होगी। 5G को तो छोड़िए, बहुत जगह 4G भी अभी तक ठीक से लॉन्च नहीं हो पाया है। तो मुझे लगता है कि इस वक़्त इसमें सिर्फ ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ ही ढूँढनी चाहिए। अदरवाइज़ आप देखो तो इससे बेहतर ऑपरेशंस आपको रिलायंस में या जियो में या भारती एयरटेल में मिलते हैं। भारती एयरटेल के न केवल भारत के बल्कि अफ्रीकन कारोबार भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कोई को निवेश करना हो तो बेहतर तो ये होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी रिलायंस में रखें, जहाँ जियो का योगदान है, दूसरे भारती एयरटेल में, और तीसरे नंबर पर वोडाफोन आता है, जहाँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेडिंग की राय इस वक़्त दे रहा हूँ।